नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म यूपीएससी सीएससी हिंदी में। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, ये जो चैनल है यूपीएससी सीएससी हिंदी, इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनकी यूपीएससी की तैयारी कराती है। आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और इसको डाउनलोड करके अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहिए। ये हूँ मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में, मेरे एक्सपीरियंसेज वगैरह, ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये है अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। आप लोग इसे जरूर फॉलो कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ और लिंक अपलोड कर देता हूँ और यह है मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे भी जरूर फॉलो करेंगे। यहाँ पर रात 9 बजे 9 से 10 पीएम राज्यसभा टीवी, आरएस टीवी और एलएस टीवी के जो डिबेट है मैं उनकी क्लास लेकर के आता हूँ, वो भी हिंदी में। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे जो आपको आपकी तैयारी के लिए मदद करेंगे, आपकी तैयारी में हर कदम पे आपके साथ रहेंगे। ये सब अपकमिंग कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी पे शुरू होते हैं हर महीने। ये है सब्सक्रिप्शन प्लान, दो तरीके का प्लान है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। प्लस जो है वो कंप्लीट रेगुलर कोर्स है अनअकैडमी का, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल पेपर, एसए और टेस्ट सीरीज वगैरह कंप्लीट कोर्स की आपकी तैयारी होगी। इसका जो, और इसमें आपको इसके लिए डेली लाइव क्लासेज में मिलेंगी, टेस्ट सीरीज भी होंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल के साथ आपकी पढ़ाई होगी। इसका जो 12 महीने का यानी 1 ईयर का जो प्लान है ये है 49,500 रुपए। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, कोड है स्वदीप, तो फीस में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आफ्टर डिस्काउंट आपकी फीस होगी 44,550 रुपए। वहीं अगर आप 24 महीने का या 2 साल के लिए जो ले लेते हैं प्लान, 72,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट और डिस्काउंट के बाद फीस है 64,800। दूसरा प्लान है आइकॉनिक। आइकॉनिक में प्लस कोर्स वाली तो सारी चीजें होंगी होंगी क्योंकि कंप्लीट रेगुलर कोर्स है। इसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे आपको पर्सनल कोच दिए जाएंगे आपकी तैयारी के लिए, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करेंगे। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा, आपकी कराई जाएगी। स्टडी प्लान के साथ आपकी पूरी स्टडी होगी और पर्सनल फीडबैक भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। इसका जो 12 महीने का प्लान है आइकॉनिक का, 69,500, कोड है स्वदीप। इसके इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट, 12 महीने का 62,550, 24 महीने का यानी 2 साल का आप आइकॉनिक लेते हैं 1,07,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 96,300 रुपए। तो ये सारा प्लान, ये सारी चीजें। अब आप ऑप्शनल का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी पे। 12 महीने का ऑप्शनल का लेंगे 27,000 रुपए है, कोड का इस्तेमाल करेंगे, इसमें भी 10% डिस्काउंट मिलेगा, फीस होगी 24,750। 2 साल के लिए ले लेते हैं 24 महीने के लिए 40,000 रुपए है, इसमें भी 10% डिस्काउंट, कोड के इस्तेमाल के बाद 36,000 रुपए। तो ये सारे प्लान, ये सारी चीजें। यूपीआई अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया ही है। ये एक टेस्ट सीरीज है, ये ऑनलाइन आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू। आपको इसके लिए अनअकैडमी के ऐप पे जाना है, ऐप पे जाके यूपीएससी सीएससी का जो सेक्शन है उस पे जाएंगे, उसमें आपको मिलेगा और ये आप सबके लिए फ्री है, जरूर ज्वाइन करिए। इसका एक टेस्ट हो चुका है 6 दिसंबर को, दूसरा होगा 20 दिसंबर को, समय है 11 बजे, ठीक है। और ये सभी के लिए फ्री है। और उसके लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ कोड मांगेगा, तो कोड में जो मेरा कोड है SWADEEP, आप इस स्वदीप उस कोड में डाल देंगे, जहां पर भी कोड मांगेगा तो ये आपका फ्री में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई फीस नहीं लगेगी, सबके लिए फ्री है। अल्टरनेटिव संडे को होगा, यानी हर 14 दिन पे हर संडे को ये प्रोग्राम है 11 बजे से। तो बिल्कुल आप लोग दे दीजिए, सभी के लिए फ्री। अपने आप को यूपीएससी प्री के पहले जांचने का, परखने का, तैयार करने का बेहतरीन मौका है। इसमें आपकी जो रैंकिंग आएगी ऑल ओवर इंडिया पूरी रैंकिंग आएगी। इसका जो टेस्ट होगा 45 मिनट का होगा, 60 क्वेश्चंस होंगे और ये टोटल 13 टेस्ट होंगे जिसमें से पहला हो चुका है 6 दिसंबर को, दूसरा होगा आपका 20 दिसंबर को, ठीक है, 20 दिसंबर 11 बजे। तो ये सारी चीजें, ये सारा प्लान हर 14वें संडे को होगा अल्टरनेटिव डेट पे, ठीक है। इसमें जो विजेता होंगे, जो फर्स्ट प्राइज जो नंबर हुआ 1 पे आएगा रैंक पे, उसको एप्पल का मैकबुक एयर, सेकंड रैंक वाले को एप्पल आईपैड मिनी, थर्ड वाले को एप्पल का एयरपॉड और टॉप 100 जो रैंकर्स हैं उनको अमेजन के वाउचर्स में मिलेंगे, ठीक है। ये सारे प्राइज और बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को, समझने को, जानने को मिलेगा। तो जरूर से जरूर ज्वाइन करिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये है सोर्स जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ रोज सुबह 10:30 बजे 10:30 AM पे डेली न्यूज में, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स, पीआईबी, पीआरएस, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता, गवर्नमेंट की वेबसाइट, इन सारे जगहों से आर्टिकल लेकर के आता हूँ जो आपके लिए जरूरी है।
तो आज चलिए क्या क्या है आपके लिए एक एक करके देखते हुए चलता है, डेली न्यूज में क्या है और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स में क्या है, पढ़ते हुए चलते हैं क्या कह रहा है एक एक चीजें। पहला आज का टॉपिक है इको ब्रिज। क्या है इको ब्रिज, ध्यान से देखिए। इको ब्रिज क्यों चर्चा में है, क्या कह रहा है, क्या है इको ब्रिज के बारे में। क्या है इको ब्रिज कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामनगर वन प्रभाग ने हाल ही में सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है। ठीक है, उत्तराखंड में बना है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में एक रामनगर वन प्रभाग है, वहीं पे बनाया गया है छोटे स्तनधारियों और सरीसृप के लिए। और इको ब्रिज वन्य जीव कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जो प्रायः राजमार्गों के कारण बाधित हो जाते हैं। और इसके अंतर्गत कैनोपी ब्रिज यानी बंदरों, गिलहरियों और अन्य जंगली प्रजातियों के लिए कंक्रीट के अंडरपास अथवा ओवरपास, सुरंग या पुल जो होते हैं बड़े जानवरों के लिए, और उभयचरों के लिए सुरंग या पुल शामिल होते हैं। इको ब्रिज इसे कहा जाता है। और इको ब्रिज के निर्माण में छोटे पेड़ पौधों और घास आदि का प्रयोग किया जाता है ताकि यह आसपास के परिदृश्य से अलग न दिखें। ठीक, ये इस तरीके का होता है। आप देख रहे होंगे कि ये जो गिलहरियां और ये सब चीजें इस पे चढ़ के डायरेक्ट ऊपर ऊपर चली जाए, ये सब सारी चीजें जरूर ध्यान में रखिएगा। क्या कह रहा है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी WII, ठीक है, द्वारा किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि भारत में आगामी 5 से 6 वर्षों में लगभग 50,000 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा, जबकि कई राजमार्गों को अपग्रेड करने पर भी विचार किया जा रहा है। और राजमार्गों और सड़कों की संख्या में वृद्धि का नुकसान वन्य जीवों को झेलना पड़ रहा है और उनके लिए आवाजाही की एक बड़ी चुनौती भी उत्पन्न हो गई है। ठीक है ना, इस वजह से ऐसे में इस प्रकार के इको ब्रिज के निर्माण में को वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण की दृष्टि से काफी आवश्यक माना जा रहा है। ऐसे ब्रिज बन जाएंगे तो वन्य जीवों के लिए फायदेमंद रहेगा। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सर विलियम आर्थर लुईस के बारे में। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए कि गूगल ने विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और लेखक सर विलियम आर्थर लुईस को का विशेष डूडल बनाकर सम्मानित किया है। अभी किया था गूगल ने, कल ही इनका बनाया था डूडल, परसों, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। और 23 जनवरी 1915 को कैरिबियाई द्वीप में सेंट लूसिया में जन्मे आर्थर लुईस ने वर्ष 1932 में नस्ली भेदभाव की चुनौतियों का सामना करते हुए सरकारी छात्रवृत्ति हासिल की थी, और जिसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चले गए, जहां उन्होंने औद्योगिक अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। तो ध्यान में रखेंगे आप लोग सर विलियम आर्थर लुईस के बारे में। आगे चलकर आर्थर लुईस ने विश्व आर्थिक इतिहास और आर्थिक विकास जैसे विषयों में महत्वपूर्ण कार्य किया है। और इसके अलावा उन्होंने कैरिबियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और साथ ही वे इस बैंक के पहले अध्यक्ष भी थे। और अर्थशास्त्र में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1963 में आर्थर लुईस को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, और वर्ष 1979 में 10 दिसंबर के दिन ही सर विलियम आर्थर लुईस को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनके अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक है मानवाधिकार दिवस के बारे में। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। 10 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल मानवाधिकार दिवस। कब? 10 दिसंबर को। क्या कह रहा है ये देखिए, विश्व भर में लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है। पूरे विश्व भर में किया जाता है लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को। और इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य एक आदर्श विश्व के निर्माण में मानवाधिकारों के महत्व को रेखांकित करना है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी UDHR को अपनाया था 1948 में 10 दिसंबर को यूएनओ ने, जो कि मानवाधिकारों की रक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और क्या क्या कह रहा है, इसकी थीम क्या थी वर्ष 2020 के लिए? इस दिवस की थीम क्या थी? रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। 2020 के लिए मानवाधिकार दिवस की थीम रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स है। और वर्ष 2020 में मानवाधिकार दिवस इस लिहाज से
काफी महत्वपूर्ण है कि कोरोना वायरस संकट के कारण गरीबी, असमानता और मानवाधिकारों के उल्लंघन की दिशा में हो रहे प्रयासों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक है आयुष निर्यात संवर्धन परिषद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में क्या क्या चीजें हैं। आयुष निर्यात संवर्धन परिषद क्या कह रहा है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त तौर पर आयुष निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया है। कौन कौन, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने जो आयुष उत्पाद है, जो भी आयुर्वेद उत्पाद है उनको निर्यात करने के लिए, ठीक है, क्या बनाने का, आयुष निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना करने का निर्णय लिया है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा आयुष उत्पादक और सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक भी विकसित किए जाएंगे और महामारी की शुरुआत के बाद से ही रोग प्रतिरोध और उपचार के लिए आयुष आधारित उत्पादों की मांग में काफी बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। और आंकड़ों की माने तो भारत के आयुर्वेदिक और हर्बल उत्पादों का निर्यात मूल्य वित्त वर्ष 2015 के $354.68 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2019 में $446.13 मिलियन हो गया है। और ऐसे में बढ़ती मांग को देखते हुए आयुष उत्पादकों को अपनी उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी करने पर जोर देना चाहिए। और आयुष का अभिप्राय आयुर्वेद, योगा, यूनानी और सिद्ध एवं होम्योपैथी से है। आयुष का अभिप्राय इन सारी चीजों से है, जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर आप ये आज का हमारा पहला आर्टिकल है, क्या है, सार्क चार्टर दिवस। सार्क देशों के बारे में आप लोग जानते ही हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये है साउथ एशियन देश, सार्क देश है सारे, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया। तो सार्क देशों के सार्क चार्टर दिवस के बारे में कह रहा है, क्यों चर्चा में है, ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। क्या कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जितने भी दक्षिण एशिया देश हैं उनके क्षेत्रीय सहयोग संगठन को सार्क कहा जाता है। SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन के चार्टर दिवस की 36वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने अपने एक संदेश में कहा कि सार्क केवल आतंक और हिंसा की अनुपस्थिति में ही पूरी तरह से प्रभावी हो सकता है। जो सार्क देश है उसके लिए प्रधानमंत्री ने का सार्क चार्टर दिवस की 36वीं वर्षगांठ पर कि जो सार्क देश हैं वो केवल आतंक और हिंसा की अगर यहाँ पे अनुपस्थिति है तभी यह पूरी तरह से प्रभावी हो सकता है। और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा, जिसकी 36वीं वर्षगांठ मनाई गई है अभी। 8 दिसंबर 1985 को हुआ था इसका संगठन की स्थापना, सार्क की स्थापना, और जो सार्क चार्टर है इस पे हस्ताक्षर करने के बाद ही हुआ था, इसलिए इस दिवस को सार्क चार्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिवस पे क्या क्या बातें हुई, भारत का रुख क्या था, क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है, देखते हुए चलिए कि क्या है भारत का रुख। क्या कह रहा है कि सार्क की पूर्ण क्षमता को केवल आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही महसूस किया जाता है। भारत ने क्या क्या चीजें कही है ये देखिए, और यह इस बात को इंगित करता है कि पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पर आतंकवाद पर भारत की चिंता इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी में एक प्राथमिक बाधा है। और अपने संदेशों में पाकिस्तान और नेपाल दोनों ने ही सार्क सम्मेलन को जल्द आयोजित किए जाने का आह्वान भी किया है। और भारत ने सार्क देशों से आतंकवाद का समर्थन और पोषण करने वाली ताकतों को हराने के लिए फिर से संगठित होने का आह्वान भी किया है। भारत ने सारी बातें कही हैं। और क्या क्या चीजें देखिए, और क्या कहा भारत ने, भारत एक एकीकृत, संबद्ध, सुरक्षित और समृद्ध दक्षिण एशिया के लिए भी प्रतिबद्ध है तथा इस क्षेत्र के आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक व सामाजिक विकास का समर्थन भी करता है। और अधिक से अधिक सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए भारत ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सार्क देशों के बीच प्रारंभिक समन्वय के उदाहरण का उल्लेख भी किया है। ठीक है ना। और एक आपातकालीन कोविड-19 फंड बनाया गया था जिसमें भारत द्वारा $10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रारंभिक योगदान दिया गया था। ठीक है, तो इन चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, रुकी हुई सार्क की जो प्रक्रिया है उसके बारे में देखिए क्या कह रहा है। जो रुकी हुई सार्क प्रक्रिया है
क्या कह रहा है इसके बारे में कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण सार्क की कार्यप्रणाली और गतिविधियां लगभग ठप हो गई हैं। अभी सार्क की कोई काम नहीं हो रहा क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण स्थिति। और भारत में उरी आतंकवादी हमले के बाद से सार्क की कोविड-19 की स्थिति पर एक आभासी बैठक मार्च में, उसके अलावा कोई महत्वपूर्ण बैठक अभी नहीं हो सकी। उरी हमले के बाद हुआ था, उरी हमले के बाद से कोई भी बैठक नहीं हुई है, केवल अभी कोविड-19 की वजह से अभी मार्च में हुई थी एक ऑनलाइन बैठक, उसके अलावा कोई बैठक नहीं हुई है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन 2016 में बहिष्कार कर दिया था। भारत 2016 के सार्क शिखर सम्मेलन में जो पाकिस्तान में होने वाला था वहां नहीं गया था। आप जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे क्या कह रहा है इसमें, आगे की राह क्या हो सकती है सार्क चार्टर दिवस में, क्या हो सकती है आगे की राह। इस सार्क का चार्टर दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी तथा आर्थिक उन्नति द्वारा शांति, स्थिरता व समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के सामूहिक संकल्प को साझा दृष्टि से दर्शाता है। और आज क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है और महामारी से उबरने के लिए सार्क के सदस्य देशों के बीच सामूहिक रूप से ठोस प्रयास किए जाने, सहभागिता और सहयोग की भी जरूरत है। ठीक है, तो ये आर्टिकल ध्यान में रखिएगा। सार्क चार्टर दिवस के बारे में द हिंदू का आर्टिकल था, IR का ये मुद्दा था, अंतरराष्ट्रीय संबंध का। दूसरा हमारा आर्टिकल है ब्याज माफी की मांग। क्या कह रहा है, ब्याज माफी की मांग के लिए क्या बातें हुई हैं, ध्यान से पढ़िए। आप लोगों को पता होगा कि कोविड-19 के दौर में बैंकों ने जो लोग ब्याज ले लिए हुए हैं उनकी अवधि को आगे बढ़ा दिया था अभी, और उस पर कुछ लोग माफी की मांग कर रहे हैं। तो क्या है, ध्यान से देखिए, क्यों चर्चा में, ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने ऋण स्थगन अवधि के दौरान ब्याज माफी की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई की। कुछ याचिकाएं आई थी सुप्रीम कोर्ट में ब्याज की माफी के लिए, तो उसकी सुनवाई की है अभी सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च माह में कोरोना वायरस महामारी की चुनौती के मद्देनजर बैंकों द्वारा दिए गए ऋण के भुगतान पर 90 दिनों यानी 1 मार्च से 31 मई तक के ऋण स्थगन की घोषणा की थी। ठीक है, और इस अवधि को बाद में 31 अगस्त तक फिर बढ़ा दिया गया था। आप लोगों को पता होगा कोविड-19 के दौर ऐसा हुआ था। और इस निर्णय का प्राथमिक उद्देश्य कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान उधारकर्ताओं को ऋण और मासिक किस्त के भुगतान में राहत प्रदान करना था। ये आराम से भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें केंद्र सरकार का क्या पक्ष है, ये देखिए क्या पक्ष है इसमें केंद्र सरकार का। अत्यधिक लागत, क्या कि अनुमान के मुताबिक ऋण स्थगन अवधि के दौरान उधारकर्ताओं के ऋणों पर ब्याज को पूरी तरीके से माफ किए जाने से भारतीय बैंकों को तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अगर पूरी तरीके से माफ कर दिए तो और भी ज्यादा नुकसान होगा। बैंकों पर संभावित प्रभाव क्या पड़ेंगे, यदि बैंकों को ऋण माफी का यह बोझ उठाना पड़ता है तो इससे बैंकों के नेटवर्थ पर भारी प्रभाव पड़ेगा। नेटवर्थ या उनकी जो मूल जमा पूंजी है, और उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आने वाले समय में उनके अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। आगे क्या कह रहा है, बैंकों की जमा वर्सेज ऋण। इसी में कि यद्यपि जमाकर्ताओं को ब्याज का भुगतान करना बैंकों की प्राथमिक गतिविधि नहीं है, किंतु यह बैंकों की बड़ी जिम्मेदारी है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारत में कई ऐसे छोटे जमाकर्ता हैं जिनके लिए बैंकों द्वारा दिया जाने वाला ब्याज काफी महत्वपूर्ण होता है। तो जरूर ध्यान में रखिएगा। और वित्तीय संसाधनों का उपयोग क्या कह रहा है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न हुई अनिश्चितता और उसके आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग किया जाना काफी आवश्यक है। और क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए अभी और क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या है प्रमुख बिंदु, ये देखते हुए चलिए कि केंद्र सरकार द्वारा लघु और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए कई सेक्टर विशिष्ट राहत उपयोगों को भी अपनाया गया है और भविष्य में अर्थव्यवस्था को मंदी की चपेट से बचाने के लिए ऐसे ही उपायों की आवश्यकता है, जिसके लिए वित्तीय संसाधन काफी महत्वपूर्ण होंगे। और इसमें सरकार द्वारा किए गए राहत के उपाय क्या है, क्या उपाय सरकार द्वारा किए गए राहत के, देखिए ऊर्जा क्षेत्र में क्या, सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉम को तरल
तरलता प्रदान करने के लिए 90,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। ऊर्जा के क्षेत्र में सरकार ने क्या किया है कि जो भी बिजली वितरण कंपनियां हैं, जो भी डिस्कॉम है, उनको तरलता लिक्विडिटी प्रदान करने के लिए 90,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की शुरुआत। इससे क्या होगा? इससे बिजली वितरण कंपनियां, बिजली उत्पादन कंपनियां अपने बकाये का भुगतान करने में सक्षम हो जाएंगी। ठीक है ना? तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे रियल एस्टेट सेक्टर को क्या राहत हुआ है भारत सरकार की तरफ से कि कोरोना वायरस महामारी को एक अप्रत्याशित घटना मानते हुए रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरणों के तहत परियोजनाओं के पंजीकरण और समापन की तारीखों के विस्तार की अनुमति देते हुए एक एडवाइजरी भी जारी की जाएगी। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा क्या कह रहा है। आगे देखिए क्या क्या कह रहा है और देखिए आगे किसमें पॉइंट क्या है कि किसी समझौते के दृष्टिकोण से देखे तो समझौता का अप्रत्याशित घटना वाला खंड ऐसी किसी घटना की स्थिति में एक पक्ष को समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा न करने की छूट प्रदान करता है। और एमएसएमई के क्षेत्र में क्या किया भारत सरकार ने? देखिए कि कोरोना वायरस महामारी तथा देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उत्पन्न संकट को कम करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को क्रेडिट प्रदान करने हेतु आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के एक हिस्से के रूप में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना शुरू की गई है। ये सारी चीजें ध्यान से देखते हुए चलिए। आगे क्या कह रहा है छोटे उधारकर्ताओं के बारे में कि जो छोटे उधारकर्ता है उनके लिए क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार के निर्णय के मुताबिक 6 माह की ऋण अधिस्थगन अवधि के दौरान, जो भी 6 माह के लिए ऋण स्थगन किया गया, दौरान चक्रवृद्धि ब्याज पर राहत केवल उन उधारकर्ताओं को मिलेगी जिन्होंने 2 करोड़ रुपए तक का ऋण लिया था। ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 1500 करोड़ रुपए और उससे अधिक का ऋण लेने वाले लोगों को बड़े उधारकर्ताओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और बड़े उधारकर्ता क्या है कि रिजर्व बैंक द्वारा गठित केवी कामत समिति ने अपनी रिपोर्ट में कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित कुल 26 क्षेत्रों के ऋण पुनर्गठन के लिए वित्तीय मापदंडों की सिफारिश भी की है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। क्या क्या कह रहा है इसमें? अन्य उपाय क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं अन्य उपाय? कि अक्टूबर माह में सरकार ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता में दूसरा संशोधन विधेयक 2020 के माध्यम से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता आईबीसी को 6 माह की अवधि के लिए निलंबित किया था। यानी 6 माह तक किसी भी कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया शुरू न करने का निर्णय लिया गया था। सोर्स था ये द हिंदू। ये आर्टिकल बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसका पीडीएफ में भी अपलोड कर दूंगा। अगला हमारा आर्टिकल है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बारे में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए कि अभी ये जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक आया है, आंकड़ा आया है, तो कौन किस स्थान पे है जलवायु परिवर्तन के मामले में जो इस सूचकांक आया है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 आया है। इसमें भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, टॉप 10 में है भारत। ठीक है, 2021 के जलवायु परिवर्तन सूचकांक में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, और नॉन अचीव्ड 1 2 3 रैंक कोई अचीव नहीं किया। चौथे पे स्वीडन, यूके, डेनमार्क, ये पूरी लिस्ट अभी आगे पढ़ते चलिए। देखिए यह लगातार दूसरी बार है जब भारत इस सूचकांक में शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल हुआ है। और बीते वर्ष भारत को इस सूचकांक में 9वां स्थान था 2020 में, लेकिन इस बार 2021 में 10वां है, लेकिन टॉप 10 में है जो भारत दूसरी बार है। तो इसका प्रकाशन कौन करता है ये देखिए इस रिपोर्ट का कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा वर्ष 2005 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, कौन इसको प्रकाशित करता है? जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा। कब से? 2005 से। और यह 57 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण संबंधी उपायों के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण के तौर पर कार्य करता है। कौन? जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ये। और इसके तहत शामिल सभी देश संयुक्त तौर पर 90% से अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते हैं। तो ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। इसका लक्ष्य क्या है? क्या है लक्ष्य? अंतरराष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को बढ़ावा देना और अलग अलग देशों द्वारा जलवायु संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों और प्रगति की तुलना करने में सक्षम बनाना। मापदंड क्या है
यह सूचकांक 4 श्रेणियों के अंतर्गत 14 संकेतकों पर देशों के समग्र प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। 4 श्रेणियां कौन कौन सी है? पहला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 40%, नवीकरणीय ऊर्जा 20%, ऊर्जा उपयोग 20%, जलवायु नीति 20%। इन 4 श्रेणियों के अंतर्गत 14 संकेतक पर होते हैं सभी देशों के जो समग्र प्रदर्शन है वो। क्या कह रहा है? आपने लिस्ट में देखा था जो पहले दिखाया था जलवायु, पहले तो ये देखिए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 के बारे में क्या कह रहा है। जो आपने वो जो लिस्ट मैंने शुरू में दिखाया था उसमें क्या था कि सूचकांक में पहले 3 स्थान रिक्त हैं, 1, 2, 3 नंबर पे कोई नहीं आया है क्योंकि कोई भी देश शीर्ष 3 स्थानों से संबंधित मापदंडों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया है, ठीक है, इसीलिए। और G20 समूह के केवल 2 ही देश जैसे भारत और ब्रिटेन जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने में सफल रहे। जरूर ध्यान में रखिएगा G20 के जो देश हैं, G20 देशों में केवल 2 ही देश भारत और ब्रिटेन ही जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान यानी टॉप 10 में है। आप जो पहले लिस्ट है उसमें जरूर देखिएगा। और G20 समूह के 6 अन्य देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब को इस सूचकांक में सबसे निम्न रैंकिंग प्राप्त हुई है, ठीक है ना, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे क्या कह रहा है कि यह दूसरी बार है जब अमेरिका को इस सूचकांक में सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। दूसरी बार भारत टॉप 10 में है, दूसरी बार अमेरिका सबसे निचले पे है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। चीन जो कि वर्तमान में ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक है को इस सूचकांक में 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये डेटा ऐसा ध्यान में रखिएगा कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन का क्या है। भारत का प्रदर्शन क्या रहा ये देखिए, इसमें भारत का प्रदर्शन क्या था, किस आधार पर भारत को टॉप 10 में जगह में मिला, ये देखिए समग्र प्रदर्शन में इस सूचकांक में भारत को 10वां स्थान यानी 100 में से 63.98 अंक प्राप्त हुआ है, तो भारत इसमें 10वें स्थान पर है। नवीकरणीय ऊर्जा में क्या है कि भारत को नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी के तहत 57 देशों में से 27वें स्थान पर रखा गया है, जबकि बीते वर्ष भारत इसमें 26वें स्थान पर था। जो नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणियां, जो नवीकरण ऊर्जा के जो भी सोर्स होते हैं उसमें, ठीक। और सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति का लक्ष्य भी निर्धारित किया था। तो ये सारी चीजें जरूर देखते हुए चलिएगा। और क्या कह रहा है भारत के प्रदर्शन के बारे में कि भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अंशदान में वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने की बात भी कही है, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत की क्या स्थिति है कि भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर पर है और इस श्रेणी में भारत को 12वां स्थान प्राप्त हुआ है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में। BS6 उत्सर्जन मापदंड क्या है कि भारत में ऑटोमोबाइल से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए BS6 उत्सर्जन मानदंड को लागू किया गया है, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल से होते हैं। भारत की इसमें जलवायु नीति में क्या स्थान है, इस श्रेणी में भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ इस सूचकांक में। और भारत में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का शुभारंभ वर्ष 2008 में किया गया था, NAPCC का, और जिसका उद्देश्य जनप्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों तथा इनसे मुकाबला करने के उपायों के बारे में जागरूक करना है। और ऊर्जा उपभोग में भारत का क्या है, इस श्रेणी में भारत का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है और भारत को इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह है भारत की स्थिति। और क्या कह रहा है कि भारत ने न केवल ऊर्जा दक्षता हेतु संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में एक व्यापक नीति तैयार की है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करते हुए उपभोक्ताओं को और नगर निगमों के लिए मांग आधारित प्रबंधन कार्यक्रमों को भी सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। भारत के लिए सुझाव क्या दिया गया है, इसमें क्या है भारत के लिए सुझाव। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी रणनीति में कोविड-19 महामारी के बाद की रिकवरी योजनाओं को शामिल किया जाना चाहिए और इसमें जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को कम करना, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू विनिर्माण द्वारा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना शामिल है। ये जो आर्टिकल था इसका सोर्स था टाइम्स ऑफ इंडिया, जो हमने ये पढ़ा है,
बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आगे क्या क्या चीजें हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है, माओवादी खतरे से निपटने हेतु आवश्यक कदम। माओवादियों के खतरे से निपटने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं, क्यों चर्चा में आर्टिकल है, ध्यान से देखिए क्या है। आरआरपी, रोड रिक्रूटमेंट प्लान, क्या है ये देखिए। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़क आवश्यकता योजना यानी रोड रिक्वायरमेंट प्लान आरआरपी के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए शेष बचे हुए अनुबंधों को छोटे पैकेटों में विभाजित करने का सुझाव दिया है, जिससे स्थानीय ठेकेदार कार्यों को पूरा कर सके। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। माओवादियों के खतरे से निपटने के लिए क्या कह रहा है, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क आवश्यकता योजना क्या है। इस योजना का कार्यान्वयन देश के 8 राज्यों के 34 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और इन 8 राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। और इस योजना के तहत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में 5422 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण की परिकल्पना भी की गई है। ठीक है, वर्तमान मुद्दा क्या है, अभी वर्तमान में इसका क्या मुद्दा है ये देखिए कि कुल 4 राज्यों में बचे हुए 419 किलोमीटर सड़क में से 360 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में ही है। ठीक है, और इसीलिए मुद्दा भी चर्चा में है। और इसके तहत प्रस्तावित 5442 किलोमीटर सड़क आवश्यक योजना के 90% कार्य को पूरा कर लिया गया है, परंतु छत्तीसगढ़ में इन परियोजनाओं की प्रगति एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। अभी वहां पे ये पूरा नहीं हुआ, इसलिए चर्चा में है। आगे क्या कह रहा है, क्या प्रस्तावित समाधान है इससे संबंधित, क्या है प्रस्तावित समाधान कि छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र को बचे हुए अनुबंधों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करने का सुझाव दिया है, जिससे स्थानीय ठेकेदार इन कार्यों को पूरा कर सकें। और छत्तीसगढ़ सरकार का मत है कि स्थानीय लोग अनुबंध या ठेके लेकर के कार्य पूरा कराने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। जो लोकल लोग होंगे बिल्कुल अपने एरिया में आसानी से करा लेंगे। वामपंथी अतिवाद क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, LWE क्या है ये देखिए। वामपंथी अतिवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, LWE संगठन ऐसे समूह हैं जो हिंसक क्रांति के माध्यम से बदलाव लाने की कोशिश करते हैं और वे लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ होते हैं और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। और ये समूह देश के अल्प विकसित क्षेत्रों में विकासात्मक प्रक्रियाओं को रोकते हैं और लोगों को मौजूदा घटनाओं से अनभिज्ञ रखकर गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये है। और वामपंथी उग्रवादी संगठन दुनिया भर में माओवादी और भारत में नक्सलियों के रूप में जाने जाते हैं। वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए सरकार के क्या प्रयास हैं, क्या है अन्य प्रयास सरकार के, तो सड़क वाला तो है ही है, इसके अलावा क्या क्या प्रयास है ये देखिए। ग्रेहाउंड्स क्या है, इसकी स्थापना वर्ष 1989 में एक सर्वोत्कृष्ट नक्सल विरोधी बल के रूप में की गई थी। 1989 में ग्रेहाउंड्स की स्थापना हुई थी और ये नक्सल विरोधी बल के रूप में कार्य किया था। अगला है ऑपरेशन ग्रीन हंट। ऑपरेशन ग्रीन हंट की शुरुआत वर्ष 2009 से 10 के दौरान की गई थी और इसके तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी ऑपरेशन ग्रीन हंट में। आगे देखिए, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल टावर परियोजना। अगला यह है कि वामपंथी उग्रवाद से जो प्रभावित क्षेत्र है उसमें मोबाइल टावर परियोजना क्या किया गया है। इसके तहत कि वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल संपर्क को बेहतर बनाने के लिए वर्ष 2014 में सरकार ने LWE प्रभावित राज्यों में मोबाइल टावरों की स्थापना को मंजूरी दी थी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है, इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई और इसका उद्देश्य देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनके समग्र विकास में सहायता करना है। ठीक है ना, तो जरूर ध्यान में रखिएगा क्या क्या चीजें हैं। समाधान क्या है ये देखिए, इससे और क्या एक समाधान है कि माओवादी खतरों से निपटने के लिए समाधान का क्या है फुल फॉर्म देखिए, SAMADHAN समाधान। इससे क्या है, एस का मतलब स्मार्ट नेतृत्व, स्मार्ट लीडरशिप, ए का मतलब आक्रामक रणनीति, अग्रेसिव स्ट्रेटजी,
एम का मतलब है प्रेरणा और प्रशिक्षण यानी मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। ए का मतलब है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, ठीक है। और डी का मतलब है डैशबोर्ड आधारित मुख्य प्रदर्शन संकेतक यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआई और मुख्य परिणाम क्षेत्र यानी की रिजल्ट एरियाज केआरए। एच का है प्रौद्योगिकी का सदुपयोग यानी हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। और ए का है एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, ठीक। और एन का है वित्तीय पहुंच उग्रवादी समूहों के संदर्भ में उनको रोकने के लिए वित्तीय पहुंच, नो एक्सेस टू फिनेंसिंग। ये है समाधान का फुल फॉर्म, इसके जरिए ये किया जाता है, ठीक। आगे देखिए और क्या है कि यह सिद्धांत जो समाधान का सिद्धांत है वामपंथी उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए वन स्टॉप समाधान है और इसमें विभिन्न स्तरों पर तैयार की गई सरकार की पूरी रणनीति को शामिल किया गया है, जिसमें अल्पकालिक नीति से लेकर दीर्घकालिक नीति तक इसमें सबको शामिल किया गया है। समाधान में हमने आपको दिखाया इसमें आगे की राह क्या हो सकती है, क्या सुधार हो सकते हैं इसमें आगे की राह में। ये देखिए कि यद्यपि हाल के वर्षों में वामपंथी उग्रवादी समूहों से जुड़ी हिंसा की घटनाओं में कमी आई है, परंतु ऐसे समूहों को खत्म करने के लिए निरंतर प्रयासों पर और ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को दो चीजें सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला, शांतिप्रिय लोगों की सुरक्षा और दूसरा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का विकास। केंद्र और राज्यों को विकास तथा सुरक्षा में अपने समन्वित प्रयासों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर, और सरकार को सुरक्षा कर्मियों के जीवन की क्षति को कम करने के लिए ड्रोन जैसे तकनीकी समाधानों के प्रयोग पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। यह आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस का जो हमने अभी पढ़ा, जो आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। यह है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप लोग इसे जरूर फॉलो करेंगे, इसे फॉलो कर लेंगे, ठीक है। और ये है मेरे अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे भी फॉलो करेंगे। यहाँ पे रात 9 बजे से 9 से 10 एक घंटे के लिए RS TV और LS TV पे जो भी डिबेट होते हैं वो मैं हिंदी में लेकर के आता हूँ आप लोग की इस क्लास को, और उसका PDF भी मैं आप लोग को हिंदी में प्रोवाइड कराता हूँ। आप लोग क्लास अच्छा लगा हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें पहुंच सके। और ये क्लास रोजाना सुबह 10:30 बजे होती है यूट्यूब पे, ठीक। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।